जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष पर्यावरण की सीरीज़ के अंतर्गत एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि ओजोन परत से संबंधित है। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम से संबंधित दोस्तों, इसलिए इसे ज़रूर देखें। और मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी हम लाइव आएँगे या नया वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, इसमें अपन क्या समझेंगे, देख लो कि ओजोन परत क्या है, इसकी परिभाषा है ना, समस्या क्या है और किस कारण से समस्या है, समस्या का क्षेत्र कहाँ पर है और संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, ये सभी चीज़ें इसमें देखेंगे अपन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पहली बात, ओजोन परत क्या है ये समझते हैं अपन। ठीक है, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत तो इसमें समझते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच, है ना, अलग अलग बताते हैं लेकिन मेन ये है, औसत याद रखना। पृथ्वी से यानी कि अपनी जो पृथ्वी है यहाँ से 20 से 35 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। आपको समझ में आ गया ओजोन परत किसे बोलते हैं? पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच, ठीक है, कितने किलोमीटर? 20 से 35 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में, कौन से मंडल में? समताप मंडल में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। तो समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। और क्या बोल रहा है आगे सुनो, बोल रहा है कि यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यानी कि सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें? पराबैंगनी, है ना, बैंगनी होती है, उससे भी ज़्यादा बैंगनी, उससे बोलेंगे अपन पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ओजोन परत जो है क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है ना। लेकिन आजकल क्या होने लग गया है, उसमें छिद्र होने लग गए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा आपने, है ना, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके कारण छिद्र होने लग गए हैं और जिसके कारण वो किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी के जीवों को नुकसान करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन परत क्या है। आपको पता होगा वायुमंडल में सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे कौन सा मंडल रहता है? क्षोभ मंडल, ठीक है, जो 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि यहाँ 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाला मंडल, यहाँ पर आप समझ लो क्षोभ मंडल है, ठीक है। और 10 से 50 किलोमीटर तक वाला जो मंडल है इसे बोलते हैं समताप मंडल। समझ में आया? आपने वायुमंडल पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर ऊपर होता है समताप मंडल, है ना। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं ना, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन अभी उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ होती है दोस्तों? ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ से कहाँ तक? 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक एक समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट में आपको देखना है, क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन यानी कि O3, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। इसका 90% भाग समताप मंडल में एवं 10% भाग किसमें? क्षोभ मंडल में। यहाँ थोड़ा सौर मंडल हो गया है, इसको आप सही कर लेंगे। क्या है? क्षोभ मंडल है ना, ये कर लेना, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है, ठीक है, सही कर लेना इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और इसका 90% भाग कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और 10% भाग कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। आप यहाँ पर वापस देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर जो ये जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में इस ओजोन का कितना भाग पाया जाता है? 90%। समझ में आ रहा है आपको? समताप मंडल में ओजोन का 90% भाग पाया जाता है और जो नीचे, इसके नीचे जो क्षोभ मंडल है उसमें कितना परसेंट? उसमें सिर्फ 10% पाया जाता है। आगे देखना दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि समताप मंडल में पाए जाने वाली जो 90% ओजोन है वो लाभदायक होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? समताप मंडल में पाए जाने वाली जो 90% ओजोन है वो मनुष्यों के लिए लाभदायक होती है। दोस्तों क्यों? आप खुद सोचो, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, मतलब क्या कर रही है वो क्या कर रही है? ऊपर से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोककर पृथ्वी के जीवों की रक्षा कर रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अच्छी ओजोन। तो यहाँ पर लिख रखा है कि समताप मंडल में पाए जाने वाली 90% ओजोन मनुष्यों के लिए लाभदायक होती हैं, इसीलिए उसे अच्छी ओजोन कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ भी लिया गया है। अच्छी ओजोन कौन सी? जो कि समताप मंडल में पाई जाती है 90%, उसे अच्छी ओजोन बोलते हैं। और साथ ही साथ जो निचला वाला मंडल, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, उस क्षोभ मंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? 10%। और ये 10% जो ओजोन है ये क्या होती है? मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? बुरी ओजोन बोलते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल सा है। क्या? बिल्कुल सिंपल सा है। एक होती है अच्छी ओजोन, एक होती है बुरी ओजोन। किसे बोलेंगे आपको सोचो, अच्छी ओजोन और बुरी ओजोन किसे बोलेंगे? अच्छी ओजोन से मतलब जो मनुष्यों के लिए लाभदायक हो, अच्छी हो, मनुष्यों की रक्षा कर रही हो, वो अच्छी ओजोन। और जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो उसे क्या बोलेंगे? बुरी ओजोन। तो अच्छी ओजोन कौन सी है? जो 90% किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन है उसे अपन अच्छी ओजोन बोलते हैं। और जो 10% ही पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है? नीचे वाले मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे अपन?
बुरी ओजोन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली जो बुरी ओजोन है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती है? ओजोन गैसें आती है बहुत सारी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सही कर लेना दोस्तों, है ना, CO2 जो है ना, टू नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इस प्रिंटिंग में से ऊपर ही लिख दिया गया है, लेकिन CO के नीचे बेस में 2 है वो। इसी प्रकार से CH4 है ना, SO2, NO2, N2O है ना, ये कैसे क्या है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस है। मैं अगर आपसे पूछ लूँगा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन बात एक बार पुनः दोहरा लें कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत क्या है? पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत पाई जाती है। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। और ये जो ओजोन परत है, ये लगभग 90% कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, और 10% कहाँ पाई जाती है? नीचे वाले क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर वाला जो मंडल है उसमें जो पाई जाने वाली ओजोन है वो पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है, इसलिए उसे अच्छी ओजोन कहेंगे। और जो नीचे जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है 10% ओजोन, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होती है ना, और जो मनुष्यों के लिए क्या है, हानिकारक है, उसे अपन बुरी ओजोन कहेंगे। यहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है समस्या। अब समस्या क्या है दोस्तों, मतलब क्या समस्या है ओजोन में? तो समस्या यह है दोस्तों कि ओजोन परत का पतला होना ये एक समस्या है, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, समझना। क्या बोल रहा है कि एक तो जो ओजोन परत है वो क्या है, धीरे धीरे पतली हो रही है, और पतली होने के कारण उसमें छिद्र हो रहे हैं, और छिद्र होने के कारण पराबैंगनी जो किरणें हैं जो सूर्य के वहाँ से आ रही है, तो वो डायरेक्ट इसको ओजोन परत को क्या करके छेद करके डायरेक्ट नीचे पृथ्वी पर आ जाती है। और फलस्वरूप क्या होगा, पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है आपको? आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को आजकल कैंसर की बीमारी होने लग गई। उसका कारण है कि ये भी देख सकते हैं अपन क्या, कि ऊपर से डायरेक्ट जो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट नीचे आ रही है, और जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी लोगों को हो रही है। तो समझ में आया समस्या क्या है? ओजोन परत में समस्या क्या है? ओजोन परत में समस्या यह है कि ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे पतली हो रही है, और जिसके कारण उसमें छिद्र हो रहे हैं, और छिद्र होने के कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सूर्य से डायरेक्ट ओजोन परत उनको रोक नहीं रही है, और डायरेक्ट नीचे पृथ्वी पर आ रही है, और लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो ये एक समस्या है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कारण क्या है, किस कारण से ये समस्या हो रही है दोस्तों, क्या कारण है ना, एक एक चीज़ समझना, क्या कारण है। तो कारण क्या है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, इसमें महत्वपूर्ण जो कारक है वो है CFC, यानी कि जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, एक कार्बनिक यौगिक है ये। इसका उत्सर्जन जो ओजोन परत से प्रति अभिक्रिया कर ओजोन परत को पतला करती है। यानी कि सिंपल सा मतलब है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ओजोन परत को पतला करने में किसका ज़्यादा योगदान है। तो ये है CFC का, जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करता है और उस परत को पतला करने में अपना योगदान देता है, जिसके कारण सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें वो पृथ्वी पर पहुंचती है और मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर यानी कि AC, फ्रिज जो होते हैं, है ना, ये CFC गैस निकलती है इनसे, जो ओजोन परत को पतला करने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि आज आधुनिक युग में हर लोग चाहते हैं कि हमारे घर में AC हो, फ्रिज हो, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर, ये सभी इनसे CFC गैस निकलती है, और ये CFC गैस कहीं ना कहीं ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। समझ में आया आपको? तो कारण क्या है, महत्वपूर्ण कारण CFC के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, और भी उत्तरदायी है, लेकिन मुख्य रूप से CFC उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा समस्या क्या है, कारण क्या है, और समस्या का क्षेत्र। अब समस्या कहाँ पर देखी गई सबसे पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ओजोन छिद्र सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव, दोस्तों आपने देखा होगा अपने यहाँ पर जो पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो आपने उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं अपन आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं अपन अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये देखो दक्षिण ध्रुव क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। यानी कि सबसे पहले ये समस्या कहाँ पर देखी गई, ओजोन छिद्र जो है ना, ये ओजोन छिद्र या फिर ओजोन परत है वो पतली हुई है, ये सबसे पहले कहाँ पता चला। तो ये सबसे पहले देखा गया कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर देखा गया। दोस्तों ये पूछा गया कई बार, इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसे याद रखना। तो सबसे पहले ओजोन छिद्र या ओजोन परत पतली कहाँ पर दिखाई दी, तो ये दिखाई दी दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर, अंटार्कटिका पर। ये अंटार्कटिका याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका सबसे पहले पता किसने लगाया, भाई किसी ने पता तो लगाया होगा ना कि अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत पतली हो रही है। तो ये पता लगाया दोस्तों, जिसका सबसे पहले पता ब्रिटेन की एक टीम ने लगाया था। याद रखना, किस टीम ने लगाया था, ब्रिटेन की एक टीम ने लगाया था। ठीक है, समझ में आया आपको? ओजोन में छिद्र हो रहे हैं, इसका पता किसने लगाया, ब्रिटेन की एक टीम ने लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छिद्र हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, उनका नाम जरूर याद रखना। अब इस ब्रिटेन की टीम में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था GMB डॉप्सन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, GMB डॉप्सन।
इन पर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? GMB डॉप्सन थे। आप सिंपल सा डॉप्सन याद रख लेना, है ना। इसलिए इनके नाम पर ही ओजोन को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डॉप्सन। कई एग्जाम में पूछ लिया गया है ना। अभी जो कुछ समय पहले जो एग्जाम हुई थी, है ना, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें पूछा गया था कि ओजोन परत को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो वो है डॉप्सन। तो डॉप्सन क्यों नाम रखा दोस्तों? क्योंकि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं उसको पता करने में एक वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान था, जो क्या नाम था उनका? GMB डॉप्सन। और उन्हीं के नाम पर ही ओजोन को मापने की इकाई क्या रखी गई है दोस्तों? डॉप्सन रखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। और उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? GMB डॉप्सन है। और किस देश की टीम थी? ब्रिटेन की टीम थी। और किस जगह ओजोन में छिद्र देखा गया सबसे पहले? तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। आज शाम के टेस्ट में मैं पूछ सकता हूँ। आगे बढ़ेंगे। तिब्बत के पठार क्षेत्र में भी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस प्रभाव को देखा है, यानी कि हाल ही में अब ऐसा देखा गया है कि तिब्बत का जो पठार क्षेत्र है भारत के ऊपर, जो देखेंगे आप, है ना, तो वहाँ पर भी क्या है, इस प्रकार की समस्या देखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये समस्या का क्षेत्र हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन संरक्षण। अब ओजोन को संरक्षण करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विश्व स्तर पर प्रयास, देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है कि ओजोन में छिद्र की समस्याओं को लेकर सबसे पहले 1985 में वीना सम्मेलन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पूछ सकता हूँ वीना सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। वीना सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और कब किया गया? ये 1985 में, यानी कि 1985 में किया गया। समझ में आया? ओजोन में छिद्र की समस्याओं को लेकर सबसे पहले 1985 में वीना सम्मेलन किया गया। याद रखना दोस्तों। इससे आगे फिर बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद 1987 में, यानी कि 1987 में 16 सितंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद आया होगा 16 सितंबर से, याद आया? कुछ पुराने वीडियो मैंने कुछ बताया था। इसके बाद 1987 में, सन भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1987 में 16 सितंबर के दिन कनाडा के मॉन्ट्रियल में, है ना, कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, शहर में एक प्रोटोकॉल आयोजित हुआ। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, इसके बाद 1987 में 16 सितंबर के दिन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल आयोजित हुआ, यानी कि एक प्रकार की मीटिंग आयोजित की गई, है ना, जिसमें CFC के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से कम करने की एवं उसकी जगह HCFC के प्रयोग की बात हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि ये CFC जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा था, इसके प्रतिबंध की बात, इसको बंद करने की बात कहाँ पर हुई? ये हुई दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन UPSC में भी आया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देंगे। जलवायु परिवर्तन से, दूसरा दे देंगे जैव विविधता से, तीसरा दे देंगे ओजोन संरक्षण से। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है। और यहीं पर 1987 में 16 सितंबर के दिन क्या हुआ था? ये एक प्रकार की मीटिंग आयोजित की गई थी, काय को लेकर? ओजोन परत को संरक्षण को लेकर, है ना। और इसी मीटिंग में यह तय किया गया कि CFC के प्रयोग को अपना क्या करना है, धीरे धीरे खत्म करना है। और इसकी जगह, क्योंकि CFC की बजाय HCFC जो है, ये थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है। समझ में आ रहा है? नुकसान तो ये भी पहुंचाती है, और आपको बताऊंगा मैं अभी आगे इस लेक्चर में कि इसके साथ भी अभी क्या HCFC पर भी बंद किया गया है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये जो सम्मेलन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें CFC के पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर मैं पूछ लूँ कि CFC पर प्रतिबंध कब लगाया गया है, या कब इससे शुरुआत हुई, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई है, याद रखना आप, ठीक है। और अब जो है HCFC पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। और इस प्रोटोकॉल में तो क्या किया था, CFC को बंद करके उसकी जगह HCFC को चालू करने की बात हुई थी, क्योंकि ये इसकी तुलना में कम प्रदूषण कर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे देखो, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर के दिन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं, याद करो, मैंने आपको 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं जो मैंने महत्वपूर्ण दिवस याद करने की जो ट्रिक बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है ना दोस्तों। तो ये ओजोन संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर के दिन ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और CFC पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि बाद में 2016 में रवांडा के किगाली शहर में, रवांडा का एक शहर है किगाली, क्या नाम है? किगाली। और कब की बात है? 2016 में। क्योंकि उसके बाद भी बाद में लोगों ने इसको लेकर प्रयास किए ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर कि बाद में 2016 में रवांडा के किगाली शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अंतर्गत HCFC, दोस्तों पहले अपनों ने CFC बंद करा था, लेकिन इसमें HCFC के उत्पादन व उपभोग पर 2045 तक कमी करने की बात हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन भी याद रखना, कब तक कमी करने की बात है? 2045 तक
HCFC, याद रखना CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वो तो किस में, इससे पहले जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ वहाँ पर उसके बंद करने की बात हुई थी। लेकिन जो रवांडा के किगाली, यानी इसको बोलते हैं किगाली कन्वेंशन, पूछ सकते हैं किगाली कन्वेंशन किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण संबंधित, कब हुआ, 2016 में हुआ। और इसमें क्या, इसमें HFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिबंध पर 2045 तक प्रतिबंध करने की बात की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप बन सकता है कि भारत सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, अभी ही हुआ है, जनवरी 2020 की घटना है। क्या है कि भारत सरकार ने जनवरी 2020 में HCFC 141B के रासायनिक उपयोग पर बंद कर दिया गया है ना, रासायनिक उपयोग को बंद कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि HCFC 141B के रासायनिक उपयोग को किस सरकार ने बंद कराया, तो भारत सरकार ने बंद कराया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये चीज़ बताती है कि भारत सरकार ओजोन परत के संरक्षण को लेकर कितनी सतर्क है। ठीक है, हम याद रखना दोस्तों, भारत जो है ना बहुत अच्छा देश है, यहाँ पर हम हर चीज़ को लेकर चलते हैं, है ना, सतत विकास को लेकर चलते हैं, पर्यावरण को लेकर चलते हैं। इसलिए भारत सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि जो HCFC 141B है, इसका जो रासायनिक उपयोग है उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको, मुझे आशा है कि आपको पूरा लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैंने, ध्यान रखो दोस्तों, मैं शॉर्टकट समझाने में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट में फिर सिर्फ आपको उस समय तो याद हो जाएगा, लेकिन जीवन में आगे काम नहीं आएगा। लेकिन मेरे को उम्मीद है दोस्तों, आपको ये पूरा लेक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा, ओजोन क्या है ना, ओजोन में समस्या किस कारण से है और किस जगह समस्या हुई, क्या कारण से समस्या हुई। ठीक है, और इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं हमसे, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, बहुत मज़ा आ रहा है। शाम को 8 बजे, आप 8 से 9 के बीच में हमारी लाइव क्लास चल रही है। और यही जो मैंने आपको पूछा है, यही क्वेश्चन वापस मैं वहाँ पर आपको पूछूंगा, तो आपको याद भी हो जाएगा। और हाँ, नोट्स भी बनाते रहिए आप। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।